बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मंसूर साहब, जस्टिस मुनीब साहब और पीटीआई अरकान ने मुखालफत की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से तजावीज़ मांग ली और इस हवाले से कारोबारी शख्सियात और हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी कर दी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा कर दिया गया है। अभी समातें होंगी अदालतों में और देखें ये मामला आ जाते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं मैं उनकी तरफ बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ, और वो है आपका पॉलिटिकल टर्मोइल, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, सोशल अनरेस्ट और ये टेररिज्म, जो सिक्योरिटी, और सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आज जो वाक़या पेश आया है हामिद अल हक साहब जिसमें शहीद हुए हैं और दीगर नमाजी जो नमाज पढ़ रहे थे, दहशत गर्दी का वाक़या, ये मुसलसल हो रहे हैं एक तवील अरसे से, और ये इसमें ये हार्डकोर टेररिज्म है। एक तो सोशल अनरेस्ट, और ज़ाहिर है 25 करोड़ का मुल्क है तो उसमें वाक़यात होते हैं एकत्र, लेकिन ये हार्डकोर टेररिज्म है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, खुद कुछ हमले शुरू हो गए, और ये सिर्फ वो हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। इनमें से नाकाम कितने बनाए जा रहे हैं वो तो बयान नहीं होते ना, कई दफ़ा उसको बड़ा लाइट लेते हैं लोग। एक इंसान की वो भी तो है ना आदत, कैसे जी वो खुद कुछ हमला आवर को कोशिश दहशत गर्दी की नाकाम बना दी गई, तो लोग उसको लाइटली लेते हैं, इसके पीछे पूरी कहानी होती है। तो अब मसला ये है कि ये हार्डकोर टेररिज्म के वाक़यात बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, जो ख़त्म हो चुके थे, और ये यकीनन यहाँ से जो एक अचानक पुल आउट हुआ है यहाँ से अमेरिकन और नेटो फोर्सेस का अचानक पुल आउट, उसके नतीजे में ये जो है ये मतलब अंदेशा तो नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन यह है कि बहरहाल एक मामला शुरू हो गया, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ से भी शायद बात आ रही है कि जी वो अपना छोड़ा हुआ असला लेके जाएंगे और क्या करेंगे, वो असला छोड़ के कैसे चले गए, मतलब है कि वापस कैसे जाएगा, कौन उसको यूज़ कर रहा है, क्या है। लेकिन यह है कि इसका फॉलोआउट पाकिस्तान पे हो रहा है, और हामिद अल हक साहब जो हैं वो मौलाना समीउल हक साहब के साहबजादे, और ये जो जामिया उलूम हक्कानिया, ये 1947 में इनके जो दादा यानी जो समीउल हक साहब के वालिद ने यहाँ पे कायम की थी, ये मदरसा कायम किया था, और ये दारुल उलूम देवबंद से जब यहाँ पे वो आ गए तो यहाँ पे उन्होंने काम किया था दारुल उलूम हक्कानी, और बड़े ज़बरदस्त इनके वालिद, उनसे बड़ी मुलाकातें रहीं, और वो जो है वो सेनेट के रुकन भी रहे, और वो उनका जो मदरसा है वो इस हवाले से एक उसका नाम ग्लोबल लेवल पे चला गया था, क्योंकि मुल्ला मोहम्मद उमर वहाँ पे ज़ेर तालीम रहे, जलालुद्दीन हक्कानी, फिर सिराजुद्दीन हक्कानी, फिर मुल्ला अख्तर मंसूर, फिर काफ़ी शख्सियात जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने तालीम हासिल की। इनके वालिद को भी शहीद कर दिया गया था 2018 में, और अब जो है ये आज इनकी शहादत हुई, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन बात बुनियादी वही है कि ये एक दिन की ख़बर है, और इसको हम नज़रअंदाज, बहुत सारी मामलात ऐसे हैं जिसको हम, ये 7 से 8 वाली ख़बरें नहीं हैं। 7 से 8 वाली ख़बरें वो हैं जो कि ये मैन मेड क्राइसिस है, ये वो मामलात हैं जो कि बिगड़ रहे हैं और जिस तरफ ध्यान हमारा नहीं जा रहा। कभी इतला आती है सिक्योरिटी फोर्सेस पे मामला, कभी इतला आती है बलोचिस्तान से कोई, कभी कोई इतला आती है कुर्रम से कोई। अब इनके आपस में क्या लिंक्स हैं, कैसे हो रहा है, क्या सुसाइड, देखिए ना, खुदकुश हमला है, ये आईडी भी नहीं है, खुदकुश हमला है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक और संगीन वाक़या है, और इसको मेरा ख्याल ये कि हम तो गुजारिश कर सकते हैं हमारे अकाबरीन जो है वो अपने अपने छोटे छोटे फ़ुरई मामला छोड़ के ज़रा ये बड़े मामलात की तरफ ध्यान दें। दुनिया इस वक्त एक बिल्कुल, आप
कहीं पर भी चले जाएं, इस कदर गैर यकीनी, कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, हो सकता है और लोगों ने देखी, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी गैर यकीनी आलमी सतह पे और इतना अदम इस्तेकाम, जिसमें कुछ नहीं पता कहाँ कहीं किसी को कि अगले हफ्ते या 10 दिन के बाद क्या होने जा रहा है, और बहुत जो है ना इस वक्त एक ग्लोबल क्यास है। और यहाँ पर पाकिस्तान में हम कोई बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं है, हम एक 25 करोड़ अवाम की हैं और बड़े तवाना कौम है और बड़े मजबूत फैसले हमने लेने हैं, और हम इस क्राइसिस से, इस अदम इस्तेकाम से अपने आप को निकालें जो कि मैन मेड क्राइसिस है। और ये 4-5 बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो दें जो मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, एक इंस्टिंक्ट होती है, मैं एक तवील अरसे से कह रहा हूँ कि, और बस एक इंस्टिंक्ट होती है ना कि जो भी खत्ते और दुनिया के वाक़यात होंगे वो पाकिस्तान पे असरअंदाज होंगे, और वो होंगे, ठीक है। ये चगोस आइलैंड जो है और छोटा सा एक जजीरा किसी कोने में मौजूद है, तो उस वो दुनिया के हालात उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो आप तो बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें मैं बस कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, मज़ीद इस बात पे कि बार बार मैं एक ही बात रोज़ रिपीट करूं। आज देखें, एक हिस्टोरिकल डे इसलिए है कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है थोड़ी देर के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंट ट्रंप से, और आज वो डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहा है जिसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। उसको एक कोई एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है, उसको कोई डील भी कहा जा सकता है, या उसको कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो कल इससे पहले जो मुलाकात हुई है बरतानवी वज़ीर आज़म की, मैंने ये बात की थी कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है एक मकबूल अपने यहाँ के वज़ीर आज़म हैं, अभी इलेक्ट हुए हैं कुछ अर्सा पहले, लेबर पार्टी वापस आई है, और वो उन्हें किसी तरह से भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये सूरत हाल डिवेलप होगी बरतानिया में अचानक। बरतानिया में, यूरोप में, पूरी दुनिया में, लेकिन कल जो उनकी मीटिंग हुई है बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की, दोबारा से कोरियोग्राफ्ड मीटिंग जिसमें कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपनी मनवा सके हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट मैक्रोन इससे पहले गए और आज उन्होंने यूरोप के लीडर से बात की है। पुर्तगाल में शायद आज हैं वो, यूरोप के लीडर्स को वो ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई। लेकिन जो बरतानिया की जो ताल्लुकात हैं वो ट्रांस अटलांटिक, वो एक अलग है। यूरोप के कुछ और मामलात हैं, बरतानिया अलग अलग मुल्क के साथ अमेरिका के अलग ताल्लुकात हैं, लेकिन बरतानिया के अलग से ताल्लुकात हैं। अब कल जो मीटिंग हुई है इनकी, तो उस मीटिंग में पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में उनकी जो टीम है और बाकी जो लोग वहाँ पे उनके इनर सर्कल्स में, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो विजुअल्स के ऊपर फैसला करते हैं। यानी विजुअल्स से मुराद ये कि तस्वीर, मैप्स, बजाय इसके कि वो बड़ी फाइल्स पढ़ें, विजुअल्स, बिल्डिंग्स, इमारतें, लोग, शख्सियात, पर्सनैलिटीज़ को जज करते हैं। यानी वो फाइलें उठा के नहीं पढ़ते, विजुअल्स के ऊपर वो ज़्यादा फैसले करते हैं। तो जो वहाँ पे बिल्डिंग्स तबाह हो गई, लोग, मतलब बिल्डिंग्स, वो उनको विजुअल्स से वो जो है वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, बजाय इसके कि उनको एक फ़ाइल पढ़ के कोई कहेगा जी फ़ाइल तो पढ़े ना आप, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मतलब वो तेज़ी के साथ, इसीलिए उनके फैसले भी होते हैं कि वो जो है वो फर्म बिलीव करते हैं। तो कल की जो उनकी मीटिंग हुई, पहले तो वो ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो उसमें ताख़ीर हुई, 90 मिनट की ताख़ीर हुई उसमें, और इजीनेस नहीं थी कमरे में। और मुलाकात के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो अपने साथ जेडी वेंस को और मार्को रूबियो को वो बिठाया हुआ था। और ज़ाहिर है कि एक मौके पे ये बड़ा रेयर होता है कि वो प्रेसिडेंट जेडी वेंस से वाइस प्रेसिडेंट से कहें कि आप बात करेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे इनका। और उसमें जो है वो जो कीर स्टारमर हैं वो एक अजीब सी पोजीशन में चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे
ऑप्टिक्स भी मैटर करती हैं, फिर कैसे उनसे बात कैसे। मैंने टोटल जो देखा है तो जो गुफ्तगू है उसमें आप समझें कि कोई मेरा ख्याल है कि 20% या उससे भी कम वक्त जो है वो स्टेमर जो है केयर स्टेमर को मिला है बात करने का, और तमाम वक्त जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही बात की है, सवालों का लंबे जवाब, सारी बातें। और वो तो उन्होंने जो है वो यानी वाहिद जो चीज़ उसमें से केयर स्टेमर जो है प्राइम मिनिस्टर केयर स्टेमर के पास जो उन्होंने बात की, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने जो किंग चार्ल्स की तरफ से उन्होंने दावतनामा दिया कि जी लेटर दिया कि आप बरतानिया का दौरा करें। तो वो दौरा जो है ये बड़ा एक आप समझें कि गैर रवायती है, क्योंकि पहले अमेरिकी सदर होंगे जो 2 स्टेट विजिट्स करेंगे बरतानिया के। एक तो उन्होंने 2019 में किया था, और 2019 में उन्होंने जब किया था तो क्वीन एलिज़ाबेथ जो लेट क्वीन एलिज़ाबेथ की दावत पे उन्होंने दौरा किया था। और उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ हालात थे बिल्कुल, और 41 गन सल्यूट दिया गया था। उनका जो मेरीन 1 है वो बेकिंगम पैलेस में ही लैंड हुआ था। ट्विटर पे बड़ा शोर उस वक्त, मतलब है कि बहुत नॉइजी था उस वक्त बरतानिया का जो माहौल था, कुछ लोग मुजाहरे कर रहे थे उनके अगेंस्ट, कुछ ये थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को दूसरी बात ये कि वो याद रखते हैं बात, वो याद रखते हैं। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बरतानिया से गए हुए थे मीडिया के जो हजरात गए हुए थे, उनमें से एक आध से ऐसे ही उनकी मैं बात उनसे हो रही थी, तो वो फाइनेंशियल उन्होंने वो पूछ रहे थे स्पेसिफिकली कि आप किस न्यूज़पेपर से हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं फाइनेंशियल टाइम्स से हूँ। फिर उन्होंने पहले पूछा कि आप कहाँ से, उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट से हूँ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप याद रखते हैं बात, वो जेहन में उनके याद रहता है कि किस वक्त किसने कैसे, या वो नोट्स पुराने देख लेते होंगे, उसको फ्रेश कर लेते होंगे, लेकिन ये कि उन्होंने वो स्पेसिफिकली कि किस न्यूज़पेपर से कहाँ से ये सवाल हो रहा है और कैसे हो रहा है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो मीटिंग थी कल की, उसमें केयर स्टेमर उनको कायल नहीं कर सके किसी भी बात पे, सवाए इसके कि वो दूसरा दौरा करेंगे और दूसरा स्टेट विजिट करेंगे। किंग चार्ल्स का दावतनामा है अभी उनको। और असल बात जो थी वो ये थी कि क्या बरतानिया जो है वो टैरिफ्स के ऊपर कोई बात कर सकता है। तो टैरिफ्स के ऊपर एक उम्मीद उन्होंने दिलाई कि बिल्कुल हम बात करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात उन्होंने यूक्रेन के हवाले से वही बात उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आपकी फ़ौज जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल बहुत कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ज़ाहिर है कि जो मीडिया के लोग साथ गए होते हैं तो उनसे सवाल करवा दिया जाता है, यानी ख़ुद सवाल नहीं किया करते। वो जो जिस मेहमान मुल्क के लोग होते हैं वो सवाल करवा देते हैं, या जो वहाँ के लोग होते हैं वो सवाल करवा देते हैं वाइट हाउस वाले कि ये सवाल करना प्रेसिडेंट से, ये ताकि प्रेसिडेंट ये जवाब दे और क्लैरिटी आ जाए। पहले तो अमूमन ये होता है कि जो किसी भी मुल्क में, ये यहाँ की बात नहीं हो रही, किसी भी मुल्क के 2 रहनुमा बैठे हो तो गुडी गुडी बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो मीडिया को कहा होता है उन्होंने तुम ये सवाल करना, तुम ये सवाल करना। दोनों तरफ से जो प्रेस कोर होती है वो सवालों के साथ आती है, लोडेड सवालों के साथ, ताकि उसमें से कोई बात निकले। अच्छा, तो ये कि वो जो अब हम तो अच्छे थे, मीडिया ने पूछा है। अच्छा, तो अब उसमें उनसे सवाल हुआ कि जी आप ये बताएं कि क्या बरतानवी फ़ौज जब जाएगी बूट्स ऑन ग्राउंड, तो क्या वहाँ पे यूक्रेन में, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? अमेरिका सपोर्ट करेगा उस फौज को जो कि यूक्रेन में जाएगी? क्योंकि आज जो है वो एग्रीमेंट या डील या वो साइन होने जा रहा है अभी थोड़ी देर के बाद ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स, अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, इनकी कीमत क्या है? 500 बिलियन किसने असेस किया है? वो 350 बिलियन है, 500 बिलियन है, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, वो आगे की कहानी है। बहरहाल एक हाथी के पैर में सबका पाँव, वो 350 बिलियन 500 बिलियन उसकी कॉस्ट बस हो गई तो हो गई, वो कब कैसे क्या वो आगे की कहानी है। बहरहाल अच्छा, अब ये हुआ कि वो एक तो ये है कि उसमें ताख़ीर हुई और साथ ही जो है वो 90 मिनट्स की डिले हुई, और 90 मिनट्स की डिले के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ
और प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में सवाल जो हुआ उनसे, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की फ़ौज आप भेजेंगे, कवर करेंगे वो बरतानिया और फ्रांस की फ़ौज अगर जाती है? तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बरतानिया की अपनी फ़ौज बड़ी अच्छी है, आप क्या ख्याल है प्राइम मिनिस्टर, आप रशिया से लड़ नहीं सकते? अब ये सवाल जो है वो बरतानवी वज़ीर आज़म से पूछ रहे हैं कि आप रशिया से लड़ नहीं सकते क्या? तो उन्होंने कहा बात आई गई होगी, और फिर कहीं सवाल हुआ घूम फिर के, तो उन्होंने कहा ये है ना, ये तो बरतानिया की फौज जबरदस्त है, हाँ अगर कभी, पहली बात तो प्यूटिन नहीं लड़ाई करेंगे, प्यूटिन माहिदा ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये माहिदा होगा, ये मैं प्यूटिन को जानता हूँ, मैं कमिटमेंट है प्यूटिन के साथ मेरी और कमिटमेंट की जंग होगी नहीं, और अगर जंग हो गई तो मैं बरतानिया के साथ हूँगा। अब बरतानिया के साथ वो होंगे या फौज उतरेगी अमेरिका की या क्या होगा, यहाँ से डबागोल हो गया सवाल। अब वो बात वहीं की वहीं कि भाई कौन पूछे। तो उसके बाद जो है वो एक आध जगह पर और मामला हुआ था, जेडी वैंस कौन रखा हुआ है ना, जेडी वैंस अभी पूरे यूरोप को फड़का के आए हैं ना वहाँ पे म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में और इधर उधर था। जेडी वैंस को उन्होंने कहा आज जवाब दो, अब हटो बचो वो पीएम जो है उन्होंने कहा कि अभी जेडी वैंस कहीं वो ना हो जो वहाँ पे म्यूनिख में हुआ है या बाकी जगहों पे ब्रसेल्स में हुआ, हटो बचो बात ही ख़त्म हो गई गुडी गुडी करके। और ये मेरा ख्याल है कि जो हालिया तारीख़ में, इससे पहले भी यकीनन हम बात करते रहे हैं कि बरतानिया और अमेरिका की तारीख़ रही है, लेकिन हालिया तारीख़ में जो वर्ल्ड वॉर के में तो बड़े ज़बरदस्त इत्तेहादी थे दोनों जंगों में, लेकिन उसके बाद जो है वो एक बड़ा शदीद झगड़ा हो गया था बरतानिया का और अमेरिका का, बहुत शदीद झगड़ा। ये बड़ी यानी एक तारीख़ी वाक़या है कि एक कोल्ड वॉर तो शुरू हो गई थी 49 में, ये बन भी गया था नेटो वेटो सारा, लेकिन अमेरिका और बरतानिया की क़ियादत का बड़ा शदीद झगड़ा हुआ था, और वो हुआ था जो स्विस क्राइसिस था। और वो स्विस क्राइसिस ये था कि उस वक्त जो है वो ये उनके जो एंथनी एडन जो प्राइम मिनिस्टर थे, एंथनी एडन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये 2 दफ़ा पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे थे, बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे, फिर प्राइम मिनिस्टर ये इलेक्ट हुए थे। तो इन्होंने जो है वो उस वक्त तक जमाल अब्दुल नासिर बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो नहीं गए थे सोवियत कैंप में, वो बात का मामला है, चेकोस्लोवाकिया वेपन वो बात है वो। लेकिन ये हुआ ये कि इन्होंने प्रेसिडेंट आइजनहावर को, अब प्रेसिडेंट आइजनहावर उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे अमेरिका में, तो जो एंथनी एडन है, इन्होंने आइजनहावर को बताए बगैर इन्होंने और फ्रांस ने और इसराइल ने इजिप्ट पे हमला कर दिया, मिस्र पे हमला कर दिया जमाल अब्दुल नासिर का तख्ता उलटने के लिए, जिसको हम स्विस क्राइसिस कहते हैं, वो क्राइसिस खड़ा हो गया। अब जमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो उन्होंने ये जब नेशनलाइज किया और सारा स्विस कैनाल के ऊपर, स्विस बहरान जो कि बड़ा बहरान है, लेकिन उस बहरान में हुआ क्या, उसका फॉलो आउट क्या हो, इसराइल कूद गया अंदर, और पीछे पीछे तो ये अक्टूबर 56 और 4-5 दिन बाद जो है वो ये भी घुस गए पीछे पीछे जो फ्रांस और बरतानिया था। अब देखें कैसी अजीब बात है, फ्रांस और बरतानिया इसराइल कूद गए। अच्छा, ये जो है ना उस ज़माने में आप ये देखें कि ये जो है ना ये अगर हम सेकंड दिखा सकें यहाँ पे, बॉम्ब इजिप्ट, तो ये ज़मीन में छपते थे ना उस वक्त, तो ये वॉर एक्स्ट्रा उस ज़माने में सप्लीमेंट्स अखबारों के छपते थे, तो ये जनाब एलाइड जेट्स रेप इन्वेजन पाथ, फ्रेंच ब्रिटिश रेड कायरो अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना, वॉर इन मिडिल ईस्ट, अच्छा ये रेड हिट्स एज मुस्लिम्स वे टू प्रेयर। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट निकालें उन दिनों का, तो ये भी फिर वही एक्स्ट्रा से मुराद सप्लीमेंट्स आते थे एक ज़माने में, पता नहीं यकीनन लोगों को इल्म होना चाहिए होगा कि एक्स्ट्रा, चूँकि 24/7 टीवी वगैरह नहीं चलते थे, तो ज़मीन में सप्लीमेंट छपते थे। तो फ्रांस इंग्लैंड इन्वेड इजिप्ट। अच्छा, अब ये हुआ कि ये तो इधर
ये दाखिल हो गए। इन्होंने बताया नहीं, आइजनहावर को बताया नहीं हुआ था। इन्होंने आइजनहावर जो हैं वो चाहते थे कि ये मतलब उनका ख्याल ये था कि ये मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं ये कहीं ऐसा ना हो कि ये सोवियत कैंप में चले जाएं, कम्युनिस्ट आ जाएं यहाँ पे। उस वक्त जमाल अब्दुल नासिर की पोजीशन क्लियर नहीं हुई थी। बाद में तो वो सोवियत टिल्ट उनका हो गया था ना सारा। लेकिन उस वक्त जो है वो आइजनहावर ने क्या किया कि जमाल अब्दुल नासिर की उन्होंने हमायत इस तरह से की, उन्होंने बरतानिया में जो शेयर्स थे ब्रिटिश करेंसी के वो सारे के सारे उन्होंने विड्रॉ किए और बरतानिया बुरी तरह से इकोनॉमिक हिट हुई, बहुत बुरी तरह। और उसके बाद जो है वो इनको वहाँ से निकलना पड़ा। अमेरिका, आइजनहावर ने कहा यहाँ से निकल जाओ, बरतानिया को, इसराइल को और फ्रांस को। और ये तल्ख तरीन गालिबन अगर अमेरिका और यानी वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्विस क्राइसिस था वो इतना तल्ख था कि बरतानिया को उन्होंने कहा यहाँ से बाहर निकल जाओ, बाहर निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी इकॉनमी को हम क्रैश कर देंगे। इकॉनमी क्रैश हो गई, इन्फ्लेशन, हंगामे हुए। इन पूरे सिलसिले में ये फ़ौजें विड्रॉ हुई। इसराइल, ये वो जमाल अब्दुल नासिर जो यानी जो हीरो बने वो एक जो पूरी अरब वर्ल्ड के, उन्होंने इनको ये निकल गए सारे के सारे और शिकस्त का। और उसके बाद ही हुआ कि जो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर हैं उनको अमेरिका की तरफ से इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा कि उनको वो रिज़ाइन कर गए। और ये थर्ड स्लाइड अगर आप देखें कि इडन डिज़ाइंस प्लीडिंग इल हेल्थ, ये इन्होंने रिज़ाइन कर दिया 57 में और इनकी जो डेथ है वो हुई है 1977 में। अच्छा, ये फिर बिल्कुल पब्लिक लाइफ से अलग हो गए थे और रिएक्शन इज मिस्ड। और उसमें उस ज़माने का जो है ना वो अगर मैं देखता हूँ कि और कोई हमें उस ज़माने का कोई पेपर मिल जाए तो उसमें जो है वो ये गार्डियन 1957 का गार्डियन निकालते हैं, 7 स्लाइड, सर एंथनी एडन डिज़ाइंस। अब देखें ये हिस्ट्री कैसे है, ये कैसे डिज़ाइन इन्होंने किया। फॉलोइंग ये हेल्थ की वजह से कंट्रोवर्सी सराउंडिंग सुइस कैनाल, ठीक है ना। अच्छा, यानी सुइस कैनाल पे प्रेशर किसका आया? आइजनहावर का। और ये जनाब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद तय कर लिया बरतानिया ने, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अमेरिका को ना नहीं करनी, किसी जगह पर हमने ना नहीं करनी अमेरिका को, ठीक है। अच्छा, ये फिर फर्दर डिक्लाइन हुई क्योंकि आइजनहावर डॉक्ट्रिन आ गया ना। उसके बाद आइजनहावर डॉक्ट्रिन आ गया मिडिल ईस्ट के अंदर। यानी मिडिल ईस्ट में आप समझ लें कि अमेरिका की प्रॉपर एंट्री जो है वही होती है जहाँ से आइजनहावर इस्तीफा दिलवा देते हैं बरतानवी वजीर आज़म को। प्रॉपर एंट्री होती है, उसको आइजनहावर डॉक्ट्रिन के नाम से याद रखते हैं। उससे पहले आपको अमेरिका मिडिल ईस्ट में नज़र नहीं आ रहा। ये फ्रांस, बरतानिया, इन्होंने कहा हमारी वो होता है ना आधा बांटा हुआ है, वो जो कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अमेरिका की प्रॉपर एंट्री जो है वो आइजनहावर डॉक्ट्रिन से हुई कि भाई अमेरिका ने बचाया है, ये सपोर्ट किया और बरतानवी वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर गए, वो आइजनहावर डॉक्ट्रिन। अच्छा, तो उससे पहले जाहिर है कि वो ऑयल के साथ सऊदी अरेबिया, लेकिन वो प्रॉपर इकोनॉमी के इश्यूज थे। ये जो है ना, ये तो प्रॉपर आप समझ लेना कि एक तरह से कोल्ड वॉर के अंदर एंट्री हुई है। अच्छा, अब तो इन्होंने तय कर लिया कि कोई पंगा नहीं लेना भाई। और उसके बाद ये हुआ कि जैसे 2003 में मतलब जो अमेरिका ने कहा यहाँ पे मतलब एक कोई इराक पे अटैक करना है, तो नेटो का तो नहीं था फैसला, नेटो का तो फैसला नहीं था, अमेरिका का फैसला था। नेटो का फैसला था आर्टिकल 5 ही अफगानिस्तान पे, इराक पे नेटो नहीं थी। इराक पे जो 2003 में अटैक हुआ, अमेरिका के साथ बरतानिया भी चल पड़ा। इसीलिए उनको एक ख़ास लफ्ज़ से याद किया जाने लगा, टोनी ब्लेयर को। अब इश्यू ये है कि इन्होंने तय कर लिया कि कोई हमने बात करनी ही नहीं है अमेरिका। अच्छा, फिर ये हुआ कि ये अमेरिका के उसमें ये ब्रेक्जिट से भी निकल गए, अब यूरोप से भी निकल गए, उधर से टोटल डिपेंडेंट। अब ये पॉपुलर लीडरशिप आई है। वो तो टोरीज के दिनों में जो कुछ होना था वहाँ पे वो सत्यानाश होना था हुआ, लेकिन ये पॉपुलर लीडर हैं बहुत ज़्यादा। और ये रिफॉर्म्स की बात भी इन्होंने की आके, फिर इन्होंने
मतलब है कि ज़ाहिर है इन्फ्लेशन को ख़त्म करना है, फिर और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अच्छे अच्छे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन अब ट्रम्प के साथ कैसे? लेकिन ये है कि ये सोवियत यूनियन या उसके साथ जो इनका एक है सिलसिला रशिया के साथ, इसीलिए इन्होंने कल अपनी गुफ्तगू में भी मिस्टर प्यूटिन या प्रेसिडेंट प्यूटिन नहीं कहा उन्होंने, ये प्यूटिन कहते रहे। मतलब ये कि इनका एक ख़ास जो है मतलब सोवियत यूनियन के हवाले से उसको पसंद नहीं करते सोवियत यूनियन। अब जनाब ये हुआ कि ना तो अमेरिका नेटो में आने देगा यूक्रेन को, ना वहाँ पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ना ये डील साइन होगी पूरी आज। टैरिफ का कुछ पता नहीं है, कोई डील होगी यूके के साथ आगे जाके लंबी चौड़ी। अच्छा, एक दावतनामा उन्होंने कबूल कर लिया, उसकी तारीख क्या होगी, कब होगी, कैसे होगा, वो आएंगे, वो पता नहीं, वाकई चले जाएंगे, और जो स्टेट विजिट होगा। लेकिन ये कि ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ है ना इस वक्त। अगर आप कल, अच्छा अब आज ज़ेलेंस्की, अच्छा अब ज़ेलेंस्की जो है उनको उन्होंने पूछा, ये भी सवाल पूछा किसी ने कि जी आपने तो कहा था कि ज़ेलेंस्की जो है वो एक डिक्टेटर है, और ज़ेलेंस्की जो है आपने उसको कहा था कि ये तो ईयू जो है वो हमारी दुश्मन, हमें तबाह करने के लिए ईयू ने जन्म लिया। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि मैंने वाकई कहा था, अच्छा ऐसी बात मैंने कही थी, अच्छा चलें, तो अच्छा आप दूसरा सवाल करें। तो मतलब उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मतलब जैसे होता है ना कि उन्होंने कहा नहीं वो जेंटलमैन आ रहा है कल और यहाँ पे हिस्टोरिकल डील साइन होगी, और उसको मैंने कहा और डील साइन हो जाएगी। अच्छा अब इसमें आप ये देखें कि ये इतनी अनसर्टिनिटी है कि वहाँ पर जो है वो जो चाइना के जो यानी जो इनके जो सिक्योरिटी हेड हैं रशिया के, वो इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं, जो शोगो हैं, जो पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर थे लेकिन अब सिक्योरिटी हेड हैं, वो मौजूद हैं चाइना में, और उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे वांग यी से भी, और फिर प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। रशिया, ये आप समझ लें कि इंतहाई करीब, यानी प्रेसिडेंट पुतिन के इंतहाई करीब, और ये 24-48 घंटों से ये चाइना में मौजूद हैं, और चाइना के साथ तमाम मामलात जो हैं वो तय हो रहे हैं कि भाई कैसे आगे, कैसे क्या, पूरा जो भी सिलसिला है वो चाइना के साथ जो है वो इनके ये बात आगे कर रहे हैं। टैरिफ्स वगैरह भी इन्होंने आयद किए हैं, और यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ, अब ये पता नहीं किस तरह से बात हो जाती है, लेकिन एक मोनरो डॉक्ट्रिन जो है वो अपनी जगह एक तय पाया था, जिसकी मैं हिस्ट्री बार बार नहीं बताना चाह रहा। मोनरो डॉक्ट्रिन ये था कि जी एक हेमिस्फीयर पे हम होंगे और एक हेमिस्फीयर पे जो है वो दूसरे, ये यूरोप होगा, इधर कोई नहीं आएगा, उधर हम नहीं जाएंगे। ये मोनरो डॉक्ट्रिन था, दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। ये यूरोप के दौर साथ हुआ था, ये यूरोप के दौर में हुआ था, यानी इसका कोई सोवियत यूनियन से ताल्लुक नहीं था। ये जब यूरोप के साथ फटे पड़े थे ना, उस वक्त मोनरो डॉक्ट्रिन साइन हुआ था कि भाई आपने इधर नहीं आना, हमने उधर नहीं जाना। अब जनाब बात यह है कि मोनरो डॉक्ट्रिन में क्या कोई ऐसा मामला डिस्कस हो रहा है कि उधर ये ना आए और ये उधर ना जाएं चाइना? तो मैं यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट का ये जो आर्टिकल है कि ट्रम्प रिवाइव्स मोनरो डॉक्ट्रिन इन यूएस रिलेशन विद वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर जो है मैं दोबारा आज इसको, ये चूँकि आज वॉशिंगटन पोस्ट में है तो मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं बात करता भी रहा हूँ कि ये गालिबन, ये ट्रम्प जब नहीं आए थे तो मैंने उस वक्त भी बात की थी कि मोनरो डॉक्ट्रिन कहीं पर ये है, ये मोनरो डॉक्ट्रिन का कहीं तो उनके सर्कल में कहीं जिक्र चल रहा है। और इसीलिए आप देखें ना कि मतलब उन्होंने वो जिस तरह कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो कनाडा को, मतलब उन्होंने इधर कोई बात ना करे, ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा की जो वो बात कर रहे हैं, ये ना समझें कि एब्रप्टली बात कर रहे हैं। वो उनके जहन में एक एक चीज़ है, एक एक बिल्कुल वाज़ह। अगर किसी का ख्याल है कि वो एब्रप्टली वो बात करते हैं, नहीं, वो बिल्कुल तरीके से किससे क्या कहलवाना है, किससे क्या कहलवाना है, बड़े प्लान के साथ उनका जो चल रहा है सिलसिला।
अच्छा, अब जो है यानी आप देखें ना, जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल अमेरिका का दौरा किया है, और वो वहाँ पे गए हैं। हालांकि उनको अमूमन ये था कि हमने भी बात की थी, कोई जर्मनी या किसी और जगह पे अपने अलाइज में नहीं, उन्होंने स्टार्ट वहीं से किए। अच्छा, अब इसमें तो इशू ये है कि वक्फे पे जाने से पहले मैं आता हूँ ज़रा, ये कि अगले 24 घंटों में वो ख़त्म हो रही है सीज़ फायर डील का पहला मरहला, और फिर क्या होगा उस पर मैं बात करता हूँ। एक अजीब एक वहाँ पे अफरा तफरी है इस वक्त गज़ा में और वेस्ट एशिया में और मशरिक़ वस्ता में कि कल के बाद क्या होना है। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा जो आप उसको फायर समझ लें, मुलाजमतें ख़त्म करना समझ लें, उसको निकालना समझ लें, जो वो ट्रम्प करने जा रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट में। यानी कई मुल्कों के सफारत खाने बंद करने का उनका इरादा है, कई मुल्कों में कौंसुलेट्स बंद करने का इरादा है, कई मुल्कों में वो अमला कम करने जा रहे हैं। कई मुल्क जहाँ पे सफारत खाने होंगे वहाँ पे वो उनके जो पैसे उनको दिए जाते हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं। वो ये देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे ये पार्टीज़ क्यों होती हैं सफारत खानों में, उसको बजट ख़त्म करने जा रहे हैं। वहाँ पे दावतें क्यों होती हैं, ये कैसे होता है, वो सारा ख़त्म करने जा रहे हैं। और वो कौंसुलेट्स तो वो कह, ये उनके टीम की बात थी कि एक मुल्क में एक सफारत खाना है तो कौंसुलेट्स क्यों है मुख्तलिफ शहरों में, तो कौंसुलेट्स बंद करें। तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर अब कट लगने जा रहा है, आने वाले चंद दिनों में अनाउंस हो जाएगा, उसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक तो यूएस एड का हमला है ना, एक फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई वहाँ तो हमें ज़रूरत नहीं है अमेरिकन की, वहाँ पर रूटीन काम है, मतलब है कि आप जो है वो एक सफारत खाना रखें। और कौंसुलेट्स क्यों खोले हुए हैं मुल्कों में बहुत सारे। जी, आप वक्फा उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो आज कारोबारी शख्सियात और दीगर से मुलाकात भी हुई है, तजावीज़ भी दी गई, कैसे मईशत पर बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के हालात देखें और इसमें अनसर्टिनिटी। और मैं ये बात आपसे कह रहा था कि कल भी मैंने बात की थी कि IMF से और वर्ल्ड बैंक से शायद अमेरिका पुल आउट करने का सोच रहा है, और अगर रहेगा तो दबाव दुनिया पे बढ़ाएगा। और जाहिर है कि वो उन्होंने कल भी दोबारा ये बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुफ्तगू में कि हम दोनों में एक बात मुश्तरका है। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि हम दोनों में एक बात मुश्तरक है कि हम दोनों अपने अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो उतना ही मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, और ऐसे किसी मामले के ऊपर हमारे मतलब आप जो बात कर रहे हैं वो अपने मुल्क के लिहाज से सोच रहे होंगे और मैं अपने मुल्क के लिहाज से सोच रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो मैंने बात की थी ना कि मोनरो डॉक्ट्रिन वाली बात जो अब आना शुरू हो गई है उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में, ये जेम्स मोनरो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये जो है वो 1823 में उन्होंने कांग्रेस से खिताब के दौरान कहा था कि अब यूरोप को हम मज़ीद कॉलोनीज़ जो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है इसमें नहीं बनाने देंगे, क्योंकि उस ज़माने में ये लैटिन अमेरिका में पुर्तगाल, स्पेन, बाकी मुल्कों के साथ ये इंडिपेंडेंस की लड़ाइयाँ हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। तो ये उन्होंने ये बात की थी, और ये बात जहन में रखें, ये बात उन्होंने 1823 में कही थी। लेकिन ये बात जहन में रखें कि 1776 में 1776 में 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। अमेरिका जो अपना यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे मनाता है 4 जुलाई, और ये जो झंडा है अमेरिका का, ये 13 रियासती, ये जो स्टार एंड स्ट्राइप्स कहते हैं ना, तो स्ट्राइप्स ये जो हैं ये 13 और ऊपर से 50 जो स्टार्स हैं वो उनकी रियासतें हैं, और 13 ये स्ट्राइप्स थी जिन्होंने इनिशियली अप्रूव किया था कि हम जो डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किए थे। 13, हालांकि न्यूयॉर्क थोड़ा सा साइड पे खिसक गया था, लेकिन एनीवे। तो ये उनका जो पूरा जो नक्शा, जो उनका झंडा है, वो झंडा ही बरतानिया से आज़ादी की अलामत है कि इतनी रियासतों ने साइन किया था। तो यानी आप देखें कि अमेरिका भी
बरतानिया की कॉलोनी था, तो इसीलिए मोनो ने कहा था कि अब यहाँ पर नहीं आना, आपने इस इलाके में नहीं आना। तो ये बाज़ दफ़ा हिस्ट्री बड़ी अजीब से अंदाज में रन करती है। एनीवे, अब यह है कि ये अब जनाब दूसरा जो बहरान है वो है चाइना और जो रशिया है वो मुस्तकिल राब्ते में है, बल्कि उनकी जो मिलिट्री परेड है इस साल की चाइना की, उसमें गालिबन प्रेसिडेंट पुतिन शरीक होने जा रहे हैं, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। लेकिन ये कि उससे पहले बहुत कुछ होने जा रहा है और अगले 48 घंटों में ये पहला सीज फायर का मुआहदा ख़त्म हो रहा है। इसराइल ये कह रहा है कि इसको 6 हफ्ते और एक्सटेंड करें, इसको 6 हफ्ते और एक्सटेंड करें। हमास कह रही है कि अच्छा जंगबंदी है, ये ध्यान में रखेंगे, जंगबंदी है, यानी इसमें जंग नहीं छिड़ जाएगी। हमास का कहना यह है कि इसको दूसरे फेज में आप फौरी तौर पर लेकर आएं, और अरब ममालिक भी चाह रहे हैं कि दूसरे फेज में, यानी बातचीत तो शुरू हो, वो कह रहे हैं कि इसको आप 6 हफ्ते और खींचें। हमास की और अरब ममालिक में बहुत से लोगों की ये कैलकुलेशन है कि जो रमज़ान अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए सारी दुनिया के लिए, लेकिन यह है कि वो मस्जिद अक्सा में कोई ऐसा ये नेतन्याहू और उसके जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये अभी से वहाँ पे तरावी का आगाज़ होगा, तो ये मस्जिद अक्सा में जो तरावी के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था जनीन में और मगरबी किनारे में अब उधर उन्होंने जंगबंदी कर दी है, यहाँ कोई माहिदा नहीं है, तो ये जंगबंदी यहाँ पे, तो यहाँ तो शहादतें हो रही हैं, तो कैदी सारे रिहा हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी इस जंगबंदी को आप तेज़ी से आगे बढ़ाएं, ताकि वहाँ पर जो नमाज के लिए लोग जा रहे हैं वो वहाँ पर कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं नेतन्याहू, ये मस्जिद अक्सा में रमज़ान के दौरान। और अगले 24 घंटों में ये देखिए ना, ये पहली मार्च को ख़त्म होनी थी, नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी पहला मरहला, तो परसों क्या होगा? सीज फायर कंटिन्यू करेगी तो कैसे करेगी? स्टीव विटकॉफ जो है वो उनको आना है, वो आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि और अरब समिट भी होनी है इसी दौरान। लेकिन सीज फायर मुआहिदा आगे क्या सेकंड फेज उसका शुरू होगा 2 मार्च से 42 दिन, वो कह रहे हैं हमें 42 दिन और दें, यानी इसको और खींच के आगे ले जाएं। हम सीज फायर रखते हैं, गजा में सीज फायर भी हम रखते हैं सारी, लेकिन ये कि इसको आगे खींच दें, और इस दौरान क्या भाई, ठीक है ना, वो कह रहे हैं, यानी इस दौरान। अच्छा, फिर इन्होंने एक और बात की है इसराइल ने, इन्होंने कहा है कि जो कैदियों के तबादले जारी रखें आप, उधर से कैदी और इधर से यरगमाली, वो सारा जारी रखें, यरगमाली आप छोड़े कैदी, लेकिन फ़ौज हम अभी निकाले फिलडेल्फी कॉरिडोर से और वहाँ से, जिस पे इजिप्ट ने रिजेक्ट कर दिया सख्ती के साथ। तो वहाँ पर तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एकदम से, कि सारा कुछ मान लिया, लेकिन उस सेकेंड फेज पे बिल्कुल 24 घंटे पहले हमें ये नहीं पता कि कल वो सेकंड फेज शुरू होगा 42 दिन का, जिसके आखिर में 2 रियासती हल का ऐलान हो, एग्रीमेंट है वो, ये ध्यान में रखें, वो साइन होगा, वो बाकायदा जैसे ना उसकी वो मतलब है कि एक डिक्लेरेशन होगी और उसका फिर ऐलान होगा अक़वाम मुत्तहिदा से कि फ़लस्तीनी रियासत कायम हो गई है। ये वो वक्त है जो अगले चंद रोज़ हैं जिसमें रमज़ान का भी आगाज़ हो रहा है। अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए सारी दुनिया के लिए और अमन इसमें हो। लेकिन ये कि ये जो इशू है सारा, और मस्जिद अक्सा में वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर तो इंतहा पसंद और सेटलर्स और ये सारा, तो ये एक अच्छा खासा केओस है। अब्दुल्ला ओगलान के साथ जो कि 1900 वो सरेंडर उसने कर दिए टर्की के अंदर पीकेके को, ये 1999 से है वहाँ पे इमरली का जो जजीरा है, पहले बात करते इस्तांबुल में, उसने कहा है। लेकिन जो सीरिया के अंदर ग्रुप है वो कह रहा है कि भाई ये तो वहाँ पर टर्की में हुआ है, लेकिन हम सीरिया में तो अपने मामला को तय करेंगे। तो अभी बड़ा टर्मोइल है, बड़ा केओस है दुनिया में, और उसमें लोग अपने जो जेन्युइन जो कुदरती मसाइल खड़े हो रहे हैं उनको हल कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के अंदर खुद इंतशार पैदा करें। जितना जल्दी हमारे अकाबरीन, देखें लोग हमारे परेशान हाल है, पाकिस्तान में आम आदमी परेशान, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहाँ, बराए करम अपने जो मामलात हैं हमारे अकाबरीन बैठ के इसको तय करें। हालात दुनिया के अच्छे नहीं हैं, लोगों को बताएं कि भाई एक सिक्योरिटी क्राइसिस है, ये इकॉनमी का क्राइसिस पैदा हो रहा है, हमें फैसले सख्त करने हैं, हमें क्या कर, लोगों को इत्मीनान में लें, उनको बताएं। ये जो है ना कि बहुत ही गुडी जा रही है पूरी दुनिया और हम भी उसमें कर रहे हैं, और ये अटकेलियाँ, इससे हमें निकल के
संजीदा जो वाक़यात हो रहे हैं पूरी दुनिया में उस तरफ अपनी कौम को लगाएं। लोग समझदार हैं, समझते हैं, लेकिन उनको बताएं तो सही ना कि ये भाई ये हमारी इस तरह हमने आगे निकलना है, और भाई बाकी फ़ुरूई मामला को साइड पे करें। ये मैं हम तो 10 बदरसा हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं अब अकाबरीन से, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।